दोस्तों, मैं हूं सुबोध। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रीति संप्रदाय की। इस क्लास से पहले भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपको रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय पढ़ाया जा चुका है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रीति संप्रदाय की। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। जैसे कुछ लोगों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है, जैसे कुछ लोगों ने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है, उसी तरीके से वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। और यह उनकी उक्ति है, रीतिरात्मा काव्यस्थ, यानी रीति काव्य की आत्मा है। आचार्य वामन से पहले के आचार्यों ने रीति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया। ऐसा नहीं है कि रीति सबसे पहले वामन का एक मौलिक विचार था, ऐसा नहीं है। वामन से पहले भी पहले के जो आचार्य थे वो रीति पे विचार कर रहे थे, लेकिन रीति को उन्होंने कुछ दूसरे नाम दिए हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे भरत मुनि ने रीति को प्रवृत्ति कहा है, वहीं पर आचार्य दंडी ने रीति को काव्य मार्ग कहा है। और आप यह भी जान लें कि मार्ग, पंथ, वीथि, गति, प्रस्थान, यह सब रीति के ही पर्यायवाची हैं। रीति का मतलब क्या होता है, रीति का तात्पर्य क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे। गणपति चंद्रगुप्त ने एक बड़ी ही शानदार किताब लिखी है, साहित्यिक निबंध नाम से। और इनकी इस किताब में रीति संप्रदाय पे एक बाकायदा निबंध दिया गया है। तो अब जो आप इस पेज पे पढ़ेंगे, ये सारी की सारी बातें उनके उस निबंध से ही ली गई हैं। इस निबंध से जो आप ये पढ़ेंगे, इससे आपको ये बात समझ में आ सकेगी कि रीति कहते किसे। आचार्य गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि काव्य शास्त्र के क्षेत्र में रीति का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक, काव्य रचना की सामान्य पद्धति के तौर पे, यानी आप कह सकते हैं कि रीति क्या है, काव्य रचना की एक सामान्य पद्धति है या शैली है। दूसरा, संस्कृत के एक संप्रदाय के विशेष अर्थ में। तो गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि काव्य शास्त्र में रीति का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक, काव्य रचना की पद्धति के तौर पे या फिर शैली के तौर पे, और दूसरा, रीति का प्रयोग एक संप्रदाय विशेष के अर्थ में होता है। आगे गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि दोषों के त्याग और गुण व अलंकार के ग्रहण का सामान्य नाम ही रीति है। अतः रीति काव्य के सौंदर्य का साधन है। गुण और अलंकारों से ही काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है। यह सौंदर्य या सौंदर्य उत्पन्न करने की विधि ही रीति है, यानी काव्य की आत्मा है। उन्होंने यानी वामन ने, उन्होंने सब गुणों को जिनसे काव्य सौंदर्य की सृष्टि हो सकती है, रीति के आधारभूत तत्वों के रूप में संकलित किया है। यहाँ पे गणपति चंद्रगुप्त बात कर रहे हैं आचार्य वामन की, और गणपति चंद्रगुप्त कह रहे हैं कि वामन ने वे सब गुण जिनसे काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, यानी काव्य के सौंदर्य की सृष्टि होती है, वे सब गुण, वे सब तत्व क्या है, रीति है। यानी अगर रस तत्व से भी काव्य का सौंदर्य बढ़ता है तो रस तत्व भी एक रीति है। अलंकार से अगर काव्य का सौंदर्य बढ़ता है तो अलंकार भी एक रीति है। तो यह सारी बातें साहित्यिक निबंध गणपति चंद्रगुप्त की किताब से ली गई थी, जिससे आपको रीति होती क्या है समझ में आई। अब हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं एक एक आचार्य की, कि किस आचार्य ने रीति के विषय में क्या कहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे भरत मुनि की। आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र, आपको पता होगा भरत मुनि का जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र में रीति से मिलते जुलते शब्द प्रवृत्ति का प्रयोग किया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रीति के लिए संघटना का प्रयोग किसने किया, रीति के लिए प्रवृत्ति का प्रयोग किसने किया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखनी है। तो आचार्य भरत मुनि ने रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया। प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग करते हुए इसके चार भेदों की व्याख्या की है। उन्होंने चारों भेदों का नामकरण भौगोलिक आधार पे किया है।
यानी जहां पर साहित्य रचने का जैसा तरीका था, वहां का जैसा मार्ग था, जैसी रीति थी, उसी के आधार पे रीति का विभाजन किया गया है। जैसे अवंत प्रदेश में जिस तरीके का साहित्य लिखा जाता था, जिस तरीके का काव्य लिखा जाता था, वो वहां की रीति हो गई। तो रीतियों का ये जो विभाजन है, ये भौगोलिक आधार पे है। ये भी एक बड़ी बात है, आपको याद रखना है। रीतियों का विभाजन जो किया गया है, वो लगभग सब आचार्यों ने, एक दो आचार्यों को अगर छोड़ दें, जिनमें कुंतक को छोड़ दें, कुंतक ने किस तरीके का रीति का विभाजन किया है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बाकी लगभग सारे आचार्यों ने रीति का विभाजन भौगोलिक आधार पर ही किया है। तो भरत मुनि ने इसका विभाजन चार भागों में किया: अवंती, दक्षिणात्य, रौद्रमागधी और पांचाली। ये हो गई बात भरत मुनि की। अब हम बात करेंगे आचार्य भामा की। भामा ने, जो छठी शताब्दी के आचार्य हैं, और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। भामा ने अपने काव्यालंकार में वैदर्भ और गौड़ नाम से दो मार्गों का उल्लेख किया है, जिन्हें हम रीति का पर्यायवाची मान सकते हैं। उसके बाद जो हम लोगों को आज सबसे प्रमुखता से बात करनी है, वो वामन की करनी है, क्योंकि वामन ही रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और वामन ने ही रीति को ही काव्य की आत्मा कहा है। तो आज अब हम सविस्तार बात कर लेते हैं आचार्य वामन की। सर्वप्रथम रीति शब्द का प्रयोग आचार्य वामन के द्वारा किया गया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आचार्य ने किया। तो रीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले वामन ने किया। वामन के अनुसार, ये वामन की उक्ति है, ये उक्ति देके भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। यानी विशिष्ट पद रचना जो है वही रीति है, यानी पदों की विशिष्ट रचना को ही रीति कहते हैं। ये परिभाषा आचार्य वामन ने दी। पदों में आने वाली विशिष्टता का कारण आचार्य वामन ने गुण को माना है और कहा है कि विशेषो गुणो आत्मा। और ये 10 गुण हैं। अब रीति को पढ़ते हुए, रीति संप्रदाय को पढ़ते हुए बार बार गुण शब्द आएंगे, तो 10 प्रकार के गुण तमाम तरीके के आचार्यों ने माने हैं। हालांकि आचार्यों ने अलग अलग गुण माने हैं। कुछ ने 3 माने हैं, कुछ ने 33 माने हैं, कुछ ने 50 के ऊपर माने हैं। लेकिन भरत मुनि ने ये 10 गुण माने हैं, भामा ने। इनको एक बार हम देख लेते हैं। तमाम आचार्यों ने ये 10 ही प्रमुख गुण माने हैं। इन 10 गुणों में ओज है, प्रसाद है, श्लेष है, समता है, समाधि है, माधुर्य है, सौकुमार्य है, उदारता है, अर्थ है, व्यक्ति है और कांति है। ये 10 प्रकार के गुण होते हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ते हुए बार बार 10 गुण आएगा, तो ये गुण आपको बता देने जरूरी थे। जिनमें से 3 सबसे प्रमुख गुण होते हैं। वह 3 कौन सबसे प्रमुख गुण हैं, इस पे हम लोग बात अभी आगे करेंगे। गुण का लक्षण आचार्य वामन ने दिया है कि काव्य शोभाया करतारो धर्म गुणा। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? आचार्य वामन की है। इसको भी आप लोग याद रखें। आचार्य वामन ने कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। काव्य शोभाया करतारो धर्म गुणा, यानी वे धर्म जो काव्य को सुशोभित करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? गुण कहते हैं, गुण कहते हैं। वैदर्भी गौड़ी के अतिरिक्त वामन ने एक तीसरे भेद, यानी वैदर्भी रीति की, गौड़ी रीति की वामन से पहले भी बात हो रही थी। कौन बात कर रहा था? आचार्य दंडी बात कर रहे थे वैदर्भी रीति की, गौड़ी रीति की। आचार्य भामा बात कर रहे थे वैदर्भी रीति की, गौड़ी रीति की। लेकिन इन रीति के अतिरिक्त आचार्य वामन ने एक पांचाली रीति की कल्पना की और आचार्य वामन ने 3 रीतियां मानी। तो ये आपको यहां से 2 बातें याद रखनी है कि आचार्य वामन ने किस नई रीति की कल्पना की? पांचाली रीति की। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आचार्य वामन ने रीति की कितनी संख्या मानी है? तो आचार्य वामन ने 3 रीतियां मानी है। एक वैदर्भी, एक गौड़ी जिनकी बात पहले से हो रही थी, और एक पांचाली। ये 3 रीतियां आचार्य वामन ने मानी है।
रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं, रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। और रीतियों का भेद गुणों के आधार पर ही किया जाता है। किस साहित्य में, किस काव्य में कौन कौन से गुण हैं, इसके आधार पे उस साहित्य में रीति का निर्धारण किया जाता है। जैसे वैदर्भी रीति जो है, इसमें समस्त गुण होते हैं। अगर किसी काव्य में, साहित्य में ओज गुण है और कांति गुण है, तो वहां पे रीति कौन सी हो जाएगी? गौड़ी हो जाएगी। अगर किसी साहित्य में माधुर्य गुण है और सौकुमार्य गुण है, तो वहां पे कौन सी रीति हो जाएगी? पांचाली। यह विभाजन आचार्य वामन करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, जो तीन प्रमुख गुण हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम, ये बात थोड़ा सा टॉपिक से हट के हो जाएगी, लेकिन बार बार गुण शब्द आ रहा है तो आपको 10 गुण बता दिए गए, और उन 10 गुणों में से जो यह तीन गुण सबसे मेन है, इनकी हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। उसके बाद हम लोग पुनः अपने आचार्यों पे लौट आएंगे। जैसे हमने भरत मुनि को पढ़ा, जैसे हमने भामा को पढ़ा, जैसे हमने सबसे प्रमुख वामन को पढ़ा, उसके बाद हम पुनः अपने आगे आचार्यों को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन तीन गुणों की बात करते हैं। माधुर्य गुण क्या होता है? काव्य में, हृदय में मधुरता का संचार होना माधुर्य गुण कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण है, बसो मेरे नैनों में, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इससे संबंधित जो रस होते हैं वो श्रृंगार है, करुण है और शांत है। यानी वह काव्य जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से हमारे हृदय में मधुरता का संचार हो, वह काव्य अपने आप में कौन से गुण को समेटे हुए है, यानी उस साहित्य में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। उसके बाद अगला गुण जो है वो ओज गुण है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। काव्य के हृदय में उत्साह, उमंग और आवेश और स्फूर्ति आदि का संचार होना ओज गुण कहलाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त के नाटक में अलका के माध्यम से, जो स्कंदगुप्त नाटक की एक पात्र है, एक गीत गवाते हैं, हिमादि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो इससे, इस गीत को पढ़ के हमारे हृदय में एक आवेश का स्पंदन होता है। तो इसमें कौन सा गुण हो जाएगा? उमंग का स्पंदन होता है, उत्साह का स्पंदन होता है। तो इसमें कौन सा गुण हो जाएगा? ओज गुण हो जाएगा। और इससे जो संबंधित रस है वो वीर रस है, रौद्र है, भयानक है और बीभत्स है। उसके बाद एक और गुण है प्रसाद। क्या है प्रसाद गुण? काव्य में हृदय में शांति का संचार होना और चित्तगत प्रसन्नता की अनुभूति प्रसाद गुण कहलाता है। जिसका उदाहरण है मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति, नर हो न निराश न करो मन को। ये टॉपिक से थोड़ा सा हट के बात थी, लेकिन ये तीन गुण आपको बताने थे तो मैंने बता दिए। इससे पहले आपको 10 गुण बताए गए हैं, उनके नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम लोग पुनः लौटते हैं अपने आचार्यों पे और एक एक आचार्य की फिर से बात करना शुरू करते हैं। जैसे आचार्य रुद्रट ने रीति के बारे में क्या कहा? रुद्रट ने वामन की तीन रीतियों के अनुसार ही एक चौथा भेद भी माना, और उसका नाम क्या है? लाटी। बहुत ही ज्यादा प्रमुख बात, रुद्रट ने वामन की तीन रीतियों के अनुसार एक चौथा भेद लाटी की कल्पना की। साथ ही उन्होंने रीति के एक सामान्य आधार की उद्भावना की। उनके विचार से समास ही रीति का आधार है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि समास को रीति का आधार किसने माना है? आचार्य रुद्रट ने माना है। आचार्य रुद्रट ने कहा कि जहां समास बिल्कुल ना हो वहां पे वैदर्भी रीति होगी, जहां पर लघु समास हो वहां पे पांचाली रीति होगी, और जहां पे मध्य समास हो वहां पे क्रमशः लाटी रीति होगी, और जहां पे दीर्घ समास हो वहां पे गौड़ी रीति होगी। तो यह विशेष बात थी। आचार्य रुद्रट के बारे में हमको क्या याद रखना है? आचार्य रुद्रट के बारे में हमको याद रखना है कि आचार्य आचार्य रुद्रट ने एक नई रीति, जो भामा वामन मान रहे थे, इसके अतिरिक्त एक नई रीति की कल्पना की, लाटी नाम की रीति। और इन्होंने रीति, उनके विचार से समाज, इन्होंने समाज को
रीति का निर्णायक माना और कहा जहां समास बिल्कुल ना हो वहां पे वैदर्भी, जहां लघु समास हो वहां पांचाली, मध्य समास वहां पे लाटी, दीर्घ समास वहां पे गौड़ी रीति। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। समास को एक दो जगह समाज लिख गया है, इसको आप लोग अपने स्तर से सही करेंगे। तो ये हो गए आचार्य रुद्रट। अब हम बात करेंगे आचार्य आनंदवर्धन की। तो आनंदवर्धन ने रीति को संघटना कहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात। भरत मुनि ने रीति को क्या कहा था? प्रवृत्ति कहा था। आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संघटना कहा है। इन्होंने रीत को समाज से जुड़ा हुआ माना, जिस तरीके से आचार्य रुद्रट भी मानते हैं। इनके अनुसार संघटना, अब जहां पे संगठना शब्द आ जाए, संघटना शब्द आ जाए, संघटना को आप रीति समझ लेना। इनके अनुसार संघटना या फिर रीति गुण आश्रित होती है, जो कि तमाम विद्वान मानते हैं, तथा मूल रस की साधन है। यह गुण को चित्तवृत्ति का पर्याय स्वीकार करते हैं। भोजराज ने 6 प्रकार की रीतियों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी 6 रीतियां भोजराज मानते हैं? जिनमें वैदर्भी है, गौड़ी है और पांचाली है, लाटी। ये 4 अभी तक रीतियां तो मानी जा रही थी। 2 रीतियां भोजराज ने नई मानी है, जिनमें से एक अवंतिका है और एक मागधी है। तो ये 6 रीतियां भोजराज ने मानी है, इनको आप याद रखें। कौन सी 2 नई रीतियां भोजराज ने मानी है? एक अवंती है और एक मागधी है। वामन ने इन 3 प्रकार की रीतियों ने बात की है, और लाटी आपको अभी बताया, रुद्रट ने लाटी। अब हम बात कर लेंगे कि किस आचार्य ने कितने गुण माने हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षाओं में ये चीज पूछी जाती है। भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं, भामा ने 3 गुण माने हैं, दंडी ने 10 गुण माने हैं, वामन ने 20 गुण माने हैं, आनंदवर्धन ने 3 गुण माने हैं, भोजराज ने भी 24 गुण माने हैं, मम्मट ने 3 गुण माने हैं, वेद व्यास ने 19 गुण माने हैं, विश्वनाथ ने 3 गुण माने हैं और जगन्नाथ ने 3 गुण माने हैं। तीन जो अभी आपको वही पढ़ाए गए थे, माधुर्य, ओज और प्रसाद, इनको मानने वाले कौन कौन लोग हैं? भामा ने 3 माने हैं, मम्मट ने 3 माने हैं और विश्वनाथ ने 3 माने हैं। सबसे ज्यादा गुण किसने माने हैं? भोजराज ने 24 गुण माने हैं और भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं, दंडी ने भी 10 गुण माने हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि किस आचार्य ने कितने गुण माने हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रीति की संख्या की, कि किस आचार्य ने कौन कौन सी रीति मानी है। ये सारणी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। भरत मुनि ने आपको पहले बताया, भरत मुनि ने 4 रीतियों की कल्पना की और रीति को प्रवृत्ति कहा, जिनमें से अवंती है, दक्षिणात्य है, पांचाली है, मागधी है। इसको आप लोग याद करें। भामा 2 रीतियों की बात करते हैं, जिनमें वैदर्भी है और गौड़ी है। दंडी भी 2 रीतियों की बात करते हैं, जिनमें वैदर्भी है और गौड़ी है। वामन ने एक नई रीति मिला के 3 रीतियों की बात की है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। रुद्रट ने एक और लाठी नई मिला ली। अब रीतियां कितनी हो गई? 4, वैदर्भी, गौड़ी, लाठी और पांचाली। उसके बाद आनंदवर्धन असमासा, अल्प समासा और दीर्घ समासा। आनंदवर्धन ने रीति को समास के आधार पे माना है, इसीलिए इसमें समास आ रहा है। राजशेखर लक्षोभ यानी वैदर्भी का एक नाम रख दिया, बाकी मागधी और पांचाली का। कुंतक, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। कुंतक को भी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कुंतक अन्य आचार्यों से क्यों अलग हैं और इन्होंने ये नाम रीतियों के क्यों रखे हैं। कुंतक को थोड़ी देर यहाँ पे रहने देते हैं, इसके बाद हम अभी कुंतक को पढ़ने वाले हैं। और आपको अभी बताया गया था कि भोजराज ने 6 रीतियां मानी हैं, जिनमें वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका और मागधी। अगर पीछे की क्लास आपने कायदे से सुनी होगी तो आपको इस सारणी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, आपको पहले ही याद हो गया होगा। और अगर नहीं याद है तो इस पे एक बार आप नजर डाल लें। कुंतक थोड़ा सा हमारे लिए अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं? रीति का संबंध प्रदेश विशेष से माना जाता रहा था अभी तक। कुंतक तक रीति का जो संबंध था, जहां पे जिस तरीके का साहित्य लिखने का मार्ग था, तरीका था, वहां की वही रीति नाम दे दी जाती थी।
मान के चलिए पांचाल में जिस तरीके का साहित्य लिखा जाता था तो उस रीति को पांचाली रीति कह दिया जाता था। लेकिन कुंतक ने सबसे पहले स्वभाव, जबकि कुंतक ने इसे कवि स्वभाव से संबंधित किया। कुंतक ने इसे भौगोलिक आधार पर विभाजन न करके कवि के स्वभाव के आधार पर विभाजित किया। उन्होंने इनको तीन भागों में बांटा, एक सुकुमार मार्ग, एक विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। वैदर्भी रीति को इन्होंने सुकुमार मार्ग कहा, गौड़ी रीति को इन्होंने विचित्र मार्ग कहा और मध्यम मार्ग पंचाली रीति को इन्होंने कहा। तो ये जो है आज की क्लास थी। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। एक बार इस क्लास का हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। हम बताएंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, तब ताकि आपका क्लास का फटाफट रिवीजन हो जाए। आज हम रीति संप्रदाय पढ़ रहे थे। ये जो क्लास है आपके लिए नेट जेआरएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और असिस्टेंस प्रोफेसर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीति संप्रदाय पढ़ा। हमने जाना कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, वामन है। वामन ने कहा कि रीति काव्य की आत्मा है। वामन से पहले भरत मुनि ने रीति को प्रवृत्ति कहा था, आचार्य दंडी ने रीति को काव्य मार्ग कहा था। ये जो है रीति के हमने पर्यायवाची पढ़े थे। वामन की हम लोग बात करेंगे। वामन ने, ये चीज हमने गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे खाली वामन की। एक बार हमको आपको वामन का रिवीजन करवाना है। वामन को एक बार देख लेते हैं। आचार्य वामन ने सबसे पहले रीति का प्रयोग किया। आचार्य वामन ने परिभाषा दी कि विशिष्ट पद रचना ही रीति है और पदों में आने वाली विशिष्टता का कारण गुण को माना। विशेषो गुणात्मा, 10 प्रकार के गुण आपको बताए गए थे जिनको आप पढ़ लें। और उसके बाद गुण का लक्षण वामन ने दिया है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि काव्य के शोभा बढ़ाने वाले गुणों को क्या कहते हैं, धर्मों को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। वैदर्भी और गौड़ी के अतिरिक्त एक तीसरे भेद को वामन ने स्वीकार किया और रीति की संख्या कितनी मानी, 3 मानी। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं और रीतियों के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है, यानी रीति के भेद गुणों पर ये निर्भर रहती हैं। वैदर्भी में समस्त गुण होते हैं। ओज और कांति अगर गुण है तो वहां पे रीति कौन सी हो गई, गौड़ी रीति हो गई। माधुर्य और सौकुमार है तो वहां पे रीति कौन सी हो गई, पांचाली हो गई। उसके बाद हमने माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण की बात की। उसके बाद हमने आचार्य रुद्रट को पढ़ा, फिर आचार्य आनंदवर्धन को पढ़ा, फिर हमने ये सारणी देखी और फिर रीतियों की संख्या पढ़ी, फिर हमने आखिरी में कुंतक को पढ़ा। इस तरीके से ये क्लास आपकी कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको रीति संप्रदाय समझ में आ गया होगा। जो रीति संप्रदाय से जरूरी बातें थी वो आपको बता दी गई, जो परीक्षा में चीजें आ सकती थी वो आपको बता दी गई। अब रीति संप्रदाय के बारे में, रीति क्या होती है, आपको समझ में आया होगा। इससे आने वाले प्रश्न जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस क्लास में जो वामन के संबंध में आपको बताया गया है रीति को लेके, उसको कायदे से आप रख लें। किस विद्वान ने कितनी रीतियां मानी है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। किस विद्वान ने कितने गुण माने हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जहां से भी आपको रीति से संबंधित और भी कंटेंट मिले उसको भी आप पढ़ें और अच्छी तरीके से रीति संप्रदाय को तैयार करें। फिलहाल आज की क्लास यहीं तक। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें, कभी कभी एक कमेंट भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की क्लासें हम जब और आपके लिए लाएं तो आप तक वो पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।